विषय में हम जानेंगे। नर्मदा नदी एक बड़ी अनुपम या अद्भुत नदी है और अद्भुत होने के नाते यह विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के मध्य में बहती हैं। सतपुड़ा और जब विंध्याचल पर्वत के बीच में बहती हैं तो यह नदी भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं। लेकिन अनुपम नदी होने के नाते यह नदी भ्रंश घाटियों का तो निर्माण करती हैं, इसके साथ साथ ज़्यादा घाटियों का कटाव नहीं करती हैं। यह नदी कर्क रेखा के समानांतर बहती हैं और हमारे मध्य से बहती हैं, हमारे मध्य प्रदेश के बीचों बीच से, तो इसे हृदय रेखा भी कहते हैं। और हृदय रेखा के साथ साथ इसे गुजरात की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। इसे मध्य प्रदेश की मेरुदंड भी कहते हैं। मध्य प्रदेश की मेरुदंड अगर हम देखें अर्थव्यवस्था के आधार पर तो नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी का अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक अफवाह क्षेत्र बताइए तो जबलपुर एक जिला है जहाँ पे सर्वाधिक प्रभावित होती है। जबलपुर जिला किस जिले से बाहर इंटर होती हैं? अदर राज्य में तो अलीराजपुर राज्य में इंटर हो, अलीराजपुर राज्य से बाहर दूसरे राज्य में प्रवेश करती हैं। किस जिले से प्रारंभ होती हैं? तो अनूपपुर जिले से प्रारंभ होती हैं। कितने जिले में बहती हैं? तो मध्य प्रदेश के 16 जिलों में बहती हैं। हालांकि कुछ किताबों में 15 जिले बताया गया है, लेकिन सिवनी जिला में बहती हैं। हमें दिखाई नहीं देती सिवनी जिला में कहाँ से बहती हैं, लेकिन सिवनी जिला का एक गांव है जिसे हम पिपलिया गांव, ये दिखा पीपर टोला गांव है, पीपर टोला गांव से बहती हैं। इसलिए कुछ मैप में सिवनी जिला नहीं दिखाता, लेकिन सिवनी जिला का पीपर टोला गांव से बहती हैं, इसलिए हम सिवनी जिला भी बोलते हैं। इस कारण हम बोलते हैं कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 16 जिलों से होकर गुजरती हैं। बड़ी अद्भुत नदी है, बड़ी अकल्पनीय नदी है। यह एक पवित्र नदी है और इसे हम पवित्र गंगा भी बोलते हैं। और गंगा के समान इसे शुद्ध माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि इसके स्नान करने से, यह नदी में स्नान करने से कहा जाता है कि हमारे जो दुख कष्ट होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं। उसका भी एक विशेष कारण है, क्योंकि बैक्टीरियोफेज एक जीवाणु होता है वो इस नदी के पानी में पाया जाता है और हमारे शरीर में जो फंगस होते हैं उसको वह नष्ट कर देता है, इसलिए हमारे रोग नष्ट हो जाते हैं। चलिए यह नदी की पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी को समझेंगे। यह अनूपपुर जिले से प्रारंभ होती हैं और 16 जिले में बहती हैं। तो बात पहले 16 जिले की करेंगे। अनूपपुर से जाती है डिंडोरी, डिंडोरी से चली जाती है मंडला, इन्हीं के बीच में आगे सिवनी जिला पड़ता है। सिवनी जिला में एक गांव है और उस गांव का नाम है पीपर टोला गांव। और पीपर टोला गांव में कौन सी तहसील? घनसौर तहसील के पास में एक पीपर टोला गांव है, उसी गांव से होकर यह नदी गुजरती है। इसके बाद जबलपुर जाते हैं तो यह जबलपुर में सर्वाधिक बहती है। ध्यान रखना, इसका प्रभाव क्षेत्र अगर पूछे कि किस जिले में सर्वाधिक बहती हैं तो जबलपुर जिले में सर्वाधिक बहती हैं। इसके बाद नरसिंहपुर जाती हैं। नरसिंहपुर में भी एक विशेष मान्यता है। यह नदी के किनारे एक मेला भी हमारा लगता है जिसे हम बरवान के मेले के नाम से जानते हैं और यह मकर संक्रांति पर लगता है इसी नरसिंहपुर में गाडरवाड़ा के पास में। और नरसिंहपुर में जो गन्ना का वो जो उत्पादन होता है, विशेष तौर पर नरसिंहपुर जाना जाता है गन्ना उत्पादन के लिए, तो उसमें विशेष योगदान देती है नदी। नरसिंहपुर जिला में यह नदी एक विशाल मैदान का निर्माण करती है और नरसिंहपुर जिला में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और गन्ना उत्पादन तो होता है लेकिन उसमें सर्वाधिक योगदान होता है नर्मदा नदी का, क्योंकि पानी देने का जो काम करती है नर्मदा नदी करती है। इसके बाद रायसेन जाते हैं, रायसेन से आगे जाते हैं होशंगाबाद। होशंगाबाद आपने पढ़ा होगा कि सर्वाधिक गेहूं हमारे मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले में होती है। गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे भी मैदानी इलाकों में यह नदी में मिट्टी बहाकर लाती है, होशंगाबाद क्षेत्र में छोड़ती है और वह मिट्टी में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। और पानी की पर्याप्त सुविधा, पानी पर्याप्त मात्रा में देती नर्मदा नदी, इसलिए होशंगाबाद में हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। आगे चलेंगे, सीहोर जिला से भी होकर गुजरती हैं, हरदा से होकर गुजरती हैं, देवास से होकर गुजरती हैं, खंडवा से होकर गुजरती हैं। ठीक है, आगे चलेंगे, खरगोन से होकर गुजरती है, इसके बाद बड़वानी से होकर गुजरती हैं, धार से होकर गुजरती हैं। धार में एक विशेष बातें निकल कर आई हैं कि धार जिला में एक गांव है जिसे हम बोलते हैं चंदन खेड़ी गांव।
कौन सा गांव? चंदनखेड़ी गांव। और चंदनखेड़ी गांव में एक तपोस्थली है। किसकी तपोस्थली है? मेघनाथ तपोस्थली। और यह मेघनाथ तपोस्थली का वर्णन हमें विष्णु पुराण में मिलता है। हमारी एक मान्यता प्राप्त पुराण है जिसे हम विष्णु पुराण कहते हैं। और विष्णु पुराण में उल्लेख है कि मेघनाथ तपोस्थली चंदनखेड़ी गांव में धार जिला में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। फिर से सुनेंगे आप, विष्णु पुराण। कौन सी पुराण? विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में यह मिला है कि मेघनाथ तपोस्थली जो है चंदनखेड़ी गांव में है। और यह चंदनखेड़ी गांव धार जिला में आता है और नर्मदा नदी के किनारे यह मेघनाथ तपोस्थली स्थित है। इसके बाद आता है अलीराजपुर। इसी अलीराजपुर से यह चली जाती है महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र से चली जाती है गुजरात में। धार जिला के नीचे आपको एक बड़वानी जिला मिलेगा। बड़वानी जिला में एक हमने प्रजनन केंद्र डाला है और वह प्रजनन केंद्र है महासीर मछली प्रजनन केंद्र। यह क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। महासीर मछली प्रजनन केंद्र। महासीर मछली को अगर हम देखें तो इसे टॉर प्रजाति की है। ये कौन सी प्रजाति की? टॉर प्रजाति की है। और महासीर मछली प्रजनन केंद्र बड़वानी जिला के बड़वाहा में है। एक बड़वाहा गांव है और वहां हमने महासीर मछली प्रजनन केंद्र डाला हुआ है। अब कुछ विशेष प्रश्न निकल कर आए हैं इस नदी के। ये आप देखेंगे विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा के बीच में बहती है, भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रहे, बड़ी अद्भुत नदी है लेकिन यह घाटियों का ज्यादा कटाव नहीं करती है। आगे चलेंगे, विशेष प्रश्न हम देखते हैं कि यह नदी से विशेष प्रश्न कौन से निकल के आए हैं। आपने सुना होगा नर्मदा सेवा यात्रा। कौन सी यात्रा? नर्मदा सेवा यात्रा, या इसी को बोलते हैं नमामि देवी नर्मदे यात्रा। शिवराज सिंह चौहान जी ने इसे चालू किया था, नर्मदा सेवा यात्रा। शिवराज सिंह उस समय हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और आज वर्तमान में भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो नर्मदा सेवा यात्रा शिवराज सिंह जी ने किया था और कब प्रारंभ किया था? 11 दिसंबर 2016 को। कब खत्म हुई थी यह यात्रा? 15 मई 2017 को। यह किस लिए यह यात्रा को चलाया गया था? तो यह यात्रा इसलिए प्रारंभ किया गया था, इसे दो नाम से जानते हैं हम, नर्मदा सेवा यात्रा या नमामि नर्मदे देवी, या नमामि देवी नर्मदे, या नमामि देवी नर्मदे यात्रा के नाम से भी हम जानते हैं। यह मध्य प्रदेश के जिन जिलों से होकर यह नदी गुजरी थी उन जिलों से यह यात्रा होकर गुजरी। मतलब हम बोलेंगे कि यह 16 जिलों से होकर गुजरी। यह एग्जाम में भी पूछा गया है कि यह यात्रा कुल कितने दिन चली? 148 दिन चली थी और 3350 किलोमीटर की यात्रा पूरी हुई थी। 3350 किलोमीटर। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है कि नर्मदा सेवा यात्रा कितने किलोमीटर चली थी? तो 3350 किलोमीटर यह यात्रा चली। 16 जिलों से होकर यह यात्रा गुजरी। 148 दिन यह यात्रा चली। और यह प्रश्न पूछा जाता है कि यह यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? 11 दिसंबर 2016 को यह यात्रा प्रारंभ हुई थी। यह नदी में अगला प्रश्न निकल के आया, इसे बोलते हैं गिवर ऑफ प्लेजर। नर्मदा नदी को ही बोलते हैं गिवर ऑफ प्लेजर। ये आपको नया प्रश्न देखने के लिए मिल रहा होगा। गिवर ऑफ प्लेजर। गिवर ऑफ प्लेजर मतलब खुशी की नदी। खुशी की नदी इसलिए बोला गया है कि यह नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में खुशियां लेकर आती है। बोले खुशियां कैसे लेकर आती है? अनाज का उत्पादन भरपूर मात्रा में यह नदी के किनारे जितने भी हमारे जिला है अनाज का उत्पादन विशेष रूप से होता है, इसलिए यह नदी को खुशी की नदी बोलते हैं। इसलिए यह प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह एग्जाम में प्रश्न आएगा गिवर ऑफ प्लेजर। गिवर ऑफ प्लेजर किस नदी को बोलते हैं? तो आंसर रहेगा नर्मदा नदी को। या आपसे पूछा जाएगा खुशी की नदी किसे कहते हैं? तो नर्मदा नदी को कहते हैं। यह नदी बहुत सारे गार्जों का निर्माण करती है। तो जो महत्वपूर्ण गार्ज हैं हम उन गार्जों की बात करेंगे। सबसे पहले मार्बल गार्ज, उसके बाद मानधाता गार्ज का निर्माण करती है, मुकरता गार्ज का निर्माण करती हैं। ये 3 गार्ज विशेष रूप से ये नदी बनाती है। मार्बल गार्ज, मानधाता गार्ज, ये है मार्बल गार्ज, मानधाता गार्ज, मुकरता गार्ज। आपसे प्रश्न आएगा इनमें से कौन से गार्ज का निर्माण नर्मदा नदी नहीं करती है या कौन से गार्ज का निर्माण नर्मदा नदी करती है? तो आपका आंसर रहेगा मार्बल गार्ज, मानधाता गार्ज और मुकरता गार्ज। ये तीनों गार्ज का निर्माण नर्मदा नदी करती है।
यह नर्मदा नदी में हमने जब महासीर प्रजनन केंद्र खोला तो ये क्यों खोला? क्योंकि नर्मदा नदी में महासीर मछली हमें देखने के लिए मिली है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि नर्मदा नदी में महासीर मछली पाई जाती है। यह प्रश्न भी एग्जाम में आएगा कि महासीर नदी किस नदी में पाई जाती है, तो आपका आंसर रहेगा नर्मदा नदी में पाई जाती है। एक हमने ऑपरेशन चलाया था यह नर्मदा नदी में, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन नर्मदा। क्या है ये ऑपरेशन नर्मदा? तो ऑपरेशन नर्मदा के तहत हमारे जो पुलिस विभाग होता है, पुलिस विभाग जो होता है, तो उनको प्रशिक्षण दिया गया था। जो पुलिस कर्मचारी होते हैं जिनकी भर्ती होती है, उनको एक विशेष प्रशिक्षण दिया गया था और उस प्रशिक्षण को बोला गया है ऑपरेशन नर्मदा। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन नर्मदा कब प्रारंभ हुआ था, कब चालू हुआ था या कब चलाया गया था मध्य प्रदेश में? तो ऑपरेशन नर्मदा चलाया गया था 1961 में। किस जिले में चलाया गया था? तो उस जिले का नाम है खरगोन जिला। कौन सा जिला? खरगोन जिला। और इस ऑपरेशन में मध्य प्रदेश की पुलिस को क्या दिया गया था? प्रशिक्षण दिया गया था। नमामि देवी नर्मदे यात्रा को हमने बताया थे। नर्मदा यह यात्रा किस लिए चली थी? नर्मदा नदी में बहुत सारा कचरा, बहुत सारा हमने गंदगी मचा के रखे थे, वह गंदगी को शुद्ध करने के लिए यह यात्रा प्रारंभ की गई थी। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि नमामि देवी नर्मदे यात्रा किस लिए चली थी? तो नर्मदा नदी के शुद्धिकरण एवं संरक्षण के लिए, आने वाले भविष्य को लिए हम यह नर्मदा नदी को संजोकर रखना चाहते हैं। और यह यात्रा जो है 5 माह चली थी लगभग, और 16 जिलों में 3350 किलोमीटर चली थी। यह नर्मदा नदी में एक रचनाकार भी हुई, एक रचना भी रची गई है जिसे हम बोलते हैं तीरे तीरे नर्मदा। तीरे तीरे नर्मदा की जो एक रचनाकार हुए वो थे अमृतलाल बैगड़। अमृतलाल बैगड़ जी जो थे जबलपुर के रहने वाले थे। कौन से जिले? जहाँ ये नदी सर्वाधिक बहती है, जहाँ सर्वाधिक बहती है मतलब प्रभाव क्षेत्र सबसे ज्यादा जबलपुर है। उसी जबलपुर का एक व्यक्ति है जिन्होंने एक किताब लिखी और जिसका नाम है तीरे तीरे नर्मदा। इसी कारण उनको नर्मदा पुत्र कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि नर्मदा पुत्र किसे कहते हैं? तो नर्मदा पुत्र कहते हैं अमृतलाल बैगड़ को। नर्मदा पुत्र बोलते हैं अमृतलाल बैगड़। अब अमृतलाल बैगड़ का संबंध किस जिले से है? तो जबलपुर जिले से है। और इन्होंने कौन सी रचना रची? तो आंसर रहेगा तीरे तीरे नर्मदा। अगला प्रश्न है, यह नर्मदा नदी बहुत सारी घाटियों का निर्माण करती है। तो हम देखेंगे कि यह नदी नर्मदा नदी के घाटी क्षेत्र में, जो नर्मदा नदी है जो घाटियों का निर्माण करती है। अब घाटी मतलब जो हमारे पर्वतों के बीच से बहती है, तो घाटी मतलब ऊपर पर्वतों को काटकर यह नदी आगे निकलती है। तो घाटी ऊपर से नीचे पानी गिरना, तो ऐसे घाटी जैसी आकृति निर्मित हो जाती है। उसी घाटी क्षेत्र में हमारे भारतीय पुरातात्विक है जिनका नाम है सुरेश श्रीवास्तव। पुरातात्विक मतलब खोजने वाला, जमीन के अंदर खोज निकालने वाला। तो भारतीय पुरातात्विक सुरेश श्रीवास्तव ने राजोरस को खोज निकाला। ये राजोरस क्या है? तो डायनासोर है। राजोरस एक डायनासोर है जो मांसाहारी होता है। राजोसौर एक डायनासोर है, ध्यान रखना। ये राजोरस अगर आपको नहीं पता तो राजोरस को खोज निकाला। राजोरस को किसने खोजा? सुरेश श्रीवास्तव ने। और सुरेश श्रीवास्तव का संबंध किससे है? तो भारतीय पुरातात्विक। क्या है ये? भारतीय पुरातात्विक है। और ये सुरेश श्रीवास्तव ने राजोरस को खोज निकाला। अब राजोरस कौन है? तो मांसाहारी डायनासोर है। इसे राजोरस को छिपकलियों का राजा कहते हैं। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि छिपकलियों का राजा किसे कहते हैं? तो राजोरस को कहते हैं। राजोरस को क्या बोलते हैं? छिपकलियों का राजा। और राजोरस कौन है? मांसाहारी डायनासोर, जिसे खोजा किसने है? सुरेश श्रीवास्तव ने। और सुरेश श्रीवास्तव कौन है? भारतीय पुरातात्विक है। कौन है? भारतीय पुरातात्विक। कहां से खोज निकाला है? नर्मदा घाटी क्षेत्र से। कहां से खोज निकाला है? नर्मदा घाटी क्षेत्र से खोज निकाला है। आगे चलेंगे, विशेषकर जबलपुर क्षेत्र में ज्यादा खुदाई की है इन्होंने। इसके बाद हम चलते हैं किस स्थान से खोज निकाले हैं? तो उस स्थान का नाम है गुजरात के महिसागर से। गुजरात
एक क्षेत्र है, गुजरात एक राज्य है और वहाँ एक गांव है महिसागर, वहां से खोज निकाला है। और हमारे मध्य प्रदेश से पूछा जाए तो जबलपुर से खोज निकाला है डायनासोर को। और कौन सा डायनासोर? मांसाहारी डायनासोर। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि मांसाहारी जो डायनासोर है मध्य प्रदेश के कहां से खोज निकाला गया है, तो आंसर रहेगा जबलपुर से। जबलपुर से किसने खोज निकाला है? तो सुरेश श्रीवास्तव ने। इसके बाद चलेंगे कि नर्मदा नदी में कुछ प्रमुख घाट की हम बात करते हैं। घाट से जब हमने डायनासोर को खोज निकाला है तो यहाँ कौन कौन से विशेष घाट हमें दिखाई देते हैं नर्मदा नदी पर, तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। गौरी घाट आपने देखा होगा, पेड़ा घाट के पास में लिखा होगा गौरी घाट, आप गए भी होंगे। तो गौरी घाट जबलपुर में आता है और यह जबलपुर में गौरी घाट नर्मदा नदी पर है, लेकिन किस जिले में है? जबलपुर जिले में है। और यहाँ पे अभी 24 फरवरी 2020 को मध्य प्रदेश गोकुंभ का आयोजन किया गया था। यह प्रश्न अभी अगर हम देखें रोजगार के पन्नों में रहा, यह प्रश्न ऐसा आ सकता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में गोकुंभ का आयोजन किया गया है। गोकुंभ मतलब गोकुंभ, गाय का कुंभ, गोकुंभ जिसे हम बोलते हैं, तो गोकुंभ का आयोजन किया गया है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। किस जिले? जबलपुर जिला। कौन सा घाट? गौरी घाट। और यह गोकुंभ कब चालू हुआ? 24 फरवरी 2020 से चालू हुआ। इसके बाद सैठानी घाट अगर आपसे पूछा जाए तो सैठानी घाट हमें हैदराबाद में देखने के लिए मिलता है। बरमान घाट अगर आपसे पूछा जाए तो बरमान घाट गाडरवाड़ा नरसिंहपुर में देखने के लिए मिलता है। वही बरमान घाट जहां पर हम ठंड के समय में जो मकर संक्रांति आती है और मकर संक्रांति में एक मेला लगता है, उसी घाट में बरमान का मेला चले। बरमान का मेला, बरमान का मेला, यह प्रश्न एक बार एग्जाम में देखा गया है कि बरमान का मेला कितने दिनों के लिए लगता है। तो बरमान का मेला 13 दिनों के लिए लगता है और यह कब लगता है? मकर संक्रांति के पर्व पर। हमारे भारतीय अगर संस्कृति में देखा जाए तो एक मकर संक्रांति आती है, ठंड के दिनों में आती है और वही मकर संक्रांति के दिन बरमान का मेला लगता है और यह 13 दिन का मेला होता है। किस जिले में लगता है? तो आंसर रहेगा नरसिंहपुर जिला। लेकिन किस स्थान पर लगता है? तो गाडरवाड़ा में लगता है। किस घाट में लगता है? तो बरमान घाट में लगता है। इसके बाद आता है महेश्वर घाट। ये महेश्वर घाट अभी आप इतिहास के पन्नों में भी पढ़ेंगे। महेश्वर घाट जो आता है खरगोन जिला में है। खरगोन जिला विशेष तौर पे कपास उत्पादन के लिए जाना जाता है, खंडवा खरगोन। इन्हें सुनहरे जिले भी बोलते हैं खंडवा खरगोन को। और इसी खरगोन जिला में निर्माण किया गया है अहिल्याबाई, है ना, किसकी मूर्ति लगाई गई है? अहिल्याबाई, है ना। तो महेश्वर घाट का निर्माण अगर हम देखा जाए तो किसने किया था? अहिल्याबाई ने। कौन सा घाट को बनाया है? महेश्वर घाट। आपसे एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछेगा कि अहिल्याबाई ने किस नदी पर महेश्वर घाट का निर्माण किया? तो नर्मदा नदी पर। या महेश्वर घाट का निर्माण किसने किया था? अहिल्याबाई ने किया था। कहां पे किया था? तो खरगोन जिला में किया था। याद रखना ये जो महेश्वर घाट है, आपको घुमाकर प्रश्न पूछेगा कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी घाट बताइए, तो आप कंफ्यूज ना हो। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी घाट जो है महेश्वर घाट है। सबसे लंबा नदी घाट अगर आपसे पूछा जाए तो महेश्वर घाट है। महेश्वर घाट मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी घाट जो है महेश्वर घाट है। आगे चलेंगे, इसी नदी यह महाराष्ट्र कैसे कहा जाती है? गुजरात में। और इसी गुजरात जिले में, वो गुजरात राज्य में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। और वह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा किसकी लगी हुई है? तो सरदार पटेल की प्रतिमा लगी हुई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसे हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। लेकिन स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की बात करें तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका में है, यूएसए में। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका में है, जिसे हम यूएसए बोलते हैं, वहां है। कंफ्यूज नहीं होना। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका में है, लेकिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमारे भारत देश के गुजरात राज्य में है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसे बोलते हैं? सरदार पटेल को। किसे बोलते हैं? सरदार पटेल को बोलते हैं। उसका उद्घाटन कब हुआ है? 31 अक्टूबर 2018 को। 31 अक्टूबर 2018 को। यह
182 मीटर ऊंची प्रतिमा है। 182 मीटर अगर हम ऊंचाई की बात करें तो 182 मीटर ऊंची ये प्रतिमा है और इसे बनाने वाले हैं राम सुतार। अगर इसके निर्माता अगर आपसे पूछा जाए या वास्तुकार पूछा जाए कि सरदार पटेल की जो मूर्ति बनाने वाले वास्तुकार का नाम बताइए, तो आंसर रहेगा राम सुतार। चलिए दोस्तों, इतनी जानकारी हमने नर्मदा नदी के बारे में जाना, आपको समझ आया होगा। आप यह वीडियो को बड़े ध्यान से देखें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।